दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी है यहाँ पर। अगर ज़रा सोचिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो अहम सहयोगी हैं, वो उनका हाथ छोड़ दें, उनका साथ छोड़ दें, तो किस तरह से ये सरकार आगे चल पाएगी। और ऐसा इसलिए दिख रहा है और ये सरकार उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रही है। मतलब इस परिस्थिति को होना ही होगा, ऐसा होगा, ये दिखेगा। उसकी वजह ये है कि बीजेपी के पास अपनी सीटें बढ़ाने का एक महामंत्र है और वही महामंत्र उनके सहयोगी के पांव काटने के लिए काम आ रहा है। और इस महामंत्र का नाम है सीधे सीधे परिसीमन। परिसीमन में जैसे ही जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत की तमाम सीटों को अगर देखा जाएगा तो वो बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का देखा जाएगा तो वो घट जाएंगी। यानी चंद्रबाबू नायडू की ही गर्दन पर तलवार यहाँ आ रही है। इसी के चलते हुआ ये है कि तमाम दक्षिण के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो आपस में एकजुट होने लगे हैं। अब उनके एकजुट होने के साथ में ये बात तो साफ हो रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएंगे एकजुट होते ही। ऐसे में चाहे या ना चाहे चंद्रबाबू नायडू तो खिलाफत में खड़े ही हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बीजेपी अपना तो घर बचा लेगी बल्कि बढ़ा लेगी, लेकिन उनका घर बर्बाद कर देगी वोट बैंक पूरी तरह से। ये तस्वीर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को आप ध्यान से समझिए, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इसकी गंभीरता को समझेंगे, इसकी जानकारी को और जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में कितनी बड़ी उलटफेर हो सकती है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय जी हैं। उन्हीं के साथ इस बात को आगे समझेंगे, बढ़ाएंगे। सर, चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी हैं, उन्हीं को बर्बाद करने पर तुले हैं अब यहाँ पर दिल्ली के लोग। तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? और अगर चंद्रबाबू नायडू इससे पहले अपना हाथ खींच लेंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी? विनीता, ये बड़ा मुद्दा है। 10 साल में एक बार जनसंख्या की गिनती होती है, जनगणना होती है और उसके बाद उसके आधार पर परिसीमन होता है, ऐसा नियम है। शुरू में जनगणना हुई है, उसके बाद परिसीमन हुआ। शुरू में संख्या कम थी सदन की, बाद में सदन की संख्या बढ़ी। एक नियम ये बनाया गया था कि लोकसभा की संख्या 550 से अधिक नहीं होगी, लेकिन फिर बीजेपी का इरादा इसको 800 कुछ के आसपास ले जाने का है। उसके लिए वो अभी जनसंख्या की जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो किसी न किसी बहाने से चलती रही और अब उस जनगणना पर इन्होंने काम करना शुरू किया है। अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके आधार पर बीजेपी एक नया परिसीमन करना चाहती है। यहाँ सवाल यह है कि जिन प्रदेशों ने ह्यूमन इंडेक्स पर अच्छा काम किया है, जिन प्रदेशों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया है, वो पनिश होने चाहिए या उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। तमिलनाडु का मैं आज किस्सा पढ़ रहा था। ह्यूमन इंडेक्स से लेके पर कैपिटा इनकम होते हुए भारत की एवरेज इनकम वगैरह तो छोड़िए, तमाम मामलों में बहुत सारे देशों से उनकी ज़्यादा है तमिलनाडु की। स्टालिन ने इतना अच्छा काम किया अपने लगातार अपनी सरकारों में कि तमिलनाडु बहुत आगे निकल गया है। और मुझे लगता है 15-16 शायद ऐसे पॉइंट थे जिसमें तमिलनाडु बहुत आगे निकल गया। भारत में नंबर 1 है तो बहुत सारी चीज़ों में आसपास के कई देशों से भी आगे निकल गया है। जनसंख्या नियंत्रण भी वहाँ है, केरला में, तमिलनाडु में, साउथ के अन्य जगहों पर। तो क्या उनको सजा दी जाए? क्योंकि जब परिसीमन होगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उस संख्या के आधार पर उनकी लोकसभा की सीटें तय होगी। मान लीजिए आज 39 सीट है तमिलनाडु की, तो इस नए परिसीमन के हिसाब से उनकी सीटें शायद 32 ही केवल रह जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीटें 100 से अधिक हो जाएंगी। जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 100 से कहीं ज़्यादा हो जाएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीट ज़्यादा हो जाएगी। दक्षिण भारत के प्रदेशों की सीट कम हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की कम हो जाएगी, उत्तराखंड की कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पलायन भी है। गांव से शहरों का पलायन, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन, पहाड़ से नीचे जमीन पर पलायन, इस तरह तरह के पलायन है। जैसे उत्तर भारत के बहुत सारे प्रदेशों के लोग कलकत्ता और मुंबई जाते हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोग कलकत्ता और मुंबई से और जगहों पर भी नौकरी करने जाते हैं। इस पलायन के आधार पर अगर तय होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों की, क्योंकि किसी राज्य की ताकत उसके लोकसभा सांसदों के आधार पर होती है, उस सांसदों की ताकत के आधार पर वो दिल्ली से अपना हक हासिल करता है, उसी के आधार पर अपना प्रदेश का इंटरेस्ट वॉच करता है, उसी के आधार पर वो सौदा करता है। लेकिन अगर उनकी संख्या कम हो जाएगी
और उत्तर भारत के चंद राज्यों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी की परवाह करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों के सांसदों के बूते पर कोई भी ताकत तानाशाह बन सकती है और दक्षिण भारत की आवाज सुनी जानी बंद हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने इस पर एक बैठक बुलाई है, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, मुझे लगता है शायद 22 तारीख है, शायद 22 तारीख को शायद बैठक बुलाई, आप चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। और उस बैठक में उन्होंने दक्षिण भारत के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। चंद्रबाबू नायडू ने, स्टालिन ने बैठक बुलाई है, उसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से लेकर दक्षिण भारत के सारे राज्यों को बुलाया है। स्टालिन ने बुलाया है, हाँ, स्टालिन ने बुलाया है, ममता बनर्जी को भी बुलाया है, यहाँ तक कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया उन्होंने उसमें। अब कौन कौन जाता है देखना है, लेकिन दक्षिण भारत के सारे राज्य तो निश्चित तौर पर उसमें इकट्ठे होंगे। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका भी देखनी पड़ेगी। होता क्या है, दक्षिण भारत के राज्य कुछ मामलों में बड़े सेंसिटिव है। वैसे ही उत्तर दक्षिण के बीच में की लड़ाई भाषा के नाम पर रही है। पता नहीं नए दर्शकों को अब नहीं मालूम होगा, हिंदी थोपने के सवाल पर एक समय न जाने कितनी मौतें हो गई थी, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर उसके बाद अलग तरह का फॉर्मूला बना, अलग तरह का सूत्र बना। ये अलग बात है, गृह मंत्री जाके चुनौती दे रहे हैं तमिलनाडु में कि आप तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ के दिखाइए। चुनौती का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि अगर रसा रसन में पढ़ा सकता है, चाइना चाइनीज में पढ़ा सकता है, अन्य बहुत सारे देश अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं, तमिलनाडु भी अगर तय कर लेगा तो अपनी भाषा में किताबों को ट्रांसलेट कर लेगा, पढ़ा लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक मिली जुली भाषा के रूप में, एक संपर्क भाषा के रूप में मान लीजिए अंग्रेजी भी काम आ रही है, तो बुरा क्या है। अंग्रेजी का इस्तेमाल तो दिल्ली के सारे कामकाज में मैक्सिमम अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन ये तरह तरह के विवाद छेड़ना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। अब ये जो परसिमन का सवाल है, ये दक्षिण भारत के लिए आत्महत्या का सवाल है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मुझे सही याद है, शायद आंध्र प्रदेश के बंटवारे का मामला था। आंध्र प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस बंटवारे का जबरदस्त विरोध था। उस विरोध को कम करने के लिए चूंकि बंटवारा तय कर लिया था सरकार ने, तो कांग्रेस ने अपनी ही सरकार को भंग किया, अपनी ही सरकार को बर्खास्त किया और उस बंटवारे की चीजें लागू कर दी। दक्षिण भारत बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है कि दक्षिण भारत के हितों के सवाल पर दक्षिण भारत में जो 27-28 एमपी भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लें। जो अन्य पार्टियां उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो इसकी लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के जो अक्सर दक्षिण भारत में शायद 26 या 28 सांसद हैं, हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बिगुल बजा दें और दक्षिण भारत के सवाल पर, अपने हितों के सवाल पर वो एकजुट होकर के स्टालिन के साथ खड़े हो जाए। ये बड़ा मुद्दा इस वक्त सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी बार सवाल आया था और उस वक्त करुणानिधि जिंदा थे, उस वक्त एक फार्मूला तय हुआ और उस चीजों को टाल दिया गया। अभी भी स्टालिन ने यह कहा है इस मुद्दे को 2050 तक के लिए टाल दिया जाए और जनगणना हो, लेकिन परिसीमन को 2050 तक के लिए फिलहाल टाल दिया जाए, ये उनकी मांग है। देखना यह है कि यह सरकार अपने को बचाने के लिए डर के पीछे हट जाती है। बहुत सारे मामलों में सरकार ने यू टर्न लिया है, या अपने को अजेय बनाए रखने के लिए और तानाशाह बनने के लिए जिद पकड़ करके इसको करने की कोशिश करती है। अगर ये ऐसा करेगी तो 22 तारीख इस सरकार की जिंदगी का अंतिम दिन होगा और ये सरकार उस दिन अपने आत्महत्या के कागज पर साइन कर देगी। जी विनीता। सर, आप कह रहे हैं कि 22 तारीख को सरकार गिर सकती है अगर ऐसी परिस्थिति आई तो चंद्रबाबू नायडू करेंगे? अगर सरकार यू टर्न नहीं लेती है, ये सरकार इस मामले पर अगर सरकार की जिद होती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत भी अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहेगा, अपना भविष्य बचाए रखना चाहेगा, अपनी अस्मिता अपना बचाए रखना चाहेगा, अपना आत्मगौरव बचाए रखना चाहेगा। उस कंडीशन में वो इस सरकार को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा दक्षिण भारत इस मामले में एकजुट हो जाएगा। और मैंने जैसा इशारा किया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 26 या 28 जो भाजपा के दक्षिण भारत में सांसद हैं, बड़े सेंटिमेंटल लोग होते हैं दक्षिण भारत में। आपने देखा कि वहां कोई हीरो हीरोइन भी अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसके गम में कई सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे मामलों में देखने को मिला है दक्षिण भारत में कि वहां पर आत्महत्या की एक लहर से दौड़ जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो भावनात्मक रूप से उस भावना में बह के चलने वाले लोग हैं। इस सवाल पर मेरा मानना यह है कि 26 या 28 जितने भी दक्षिण भारत में भाजपा के सांसद हैं वो भी स्टालिन के साथ चले जाएंगे, वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। और भाजपा भी इस बात को जान रही होगी। अब देखना है, 22 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को कि उसके पहले केंद्र की सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या बयान जारी करती है। जी विनीता।
सर, आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार यहाँ पीछे हटेगी, क्योंकि उनको तो सीधे सीधे फायदा हो रहा है, बीजेपी की तो सीटें बढ़ रही हैं यहाँ पर, अगली बार इनको किसी की जरूरत भी नहीं रहेगी चुनाव जीत कर आने के लिए। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब ये परिसीमन हो पाएगा, फायदा तब होगा जब जनगणना हो पाएगी, तब ये फायदा तब होगा जब उनकी सरकार रहेगी, तभी वो कर पाएंगे। अगर दक्षिण भारत पूरा एकजुट होकर खिलाफ हो जाता है और सरकार गिर जाती है, फिर ये क्या कर पाएंगे? इनके सामने बड़ा सवाल तो फिलहाल अभी है। अभी तो इन लोगों के जेल जाने की नौबतें हैं, इनके खिलाफ तमाम क्रिमिनल एक्ट है। आज मैं एक चीज पढ़ रहा था कि वो तमाम चीजें जो अडानी को दी गई हैं, मैं आपके दर्शकों के लिए सब्जेक्ट से अलग हट करके एक लाइन की बात बता देता हूँ। जी आज बिल्कुल मैं सर। पढ़ रहा था कि वो तमाम चीजें जो अडानी को दी गई हैं, चूंकि अडानी अमेरिका में कर्जदार हो गया है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें अडानी के कब्जे की चीजें अमेरिका की दो तीन कंपनियों की हो जा रही हैं। अब वो सब बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। क्या ये कोई षड्यंत्र था अमेरिका के साथ मिलकर के कि पहले अब अडानी को दिया जाएगा, फिर अडानी दिवालिया होगा और वो सारी चीजें अमेरिका की हो जाएंगी, या ये ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है? और ये जो भी हो रहा है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये जिन लोगों ने भी किया है वो देशद्रोही है, वो भारत के गद्दार है। अगर वो सारी चीजें अमेरिका की कंपनियों के कब्जे में चली जाती हैं, तो ये भारत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। जितनी बड़ी गद्दारी आजादी की लड़ाई में भी आरएसएस ने नहीं की, उससे बड़ी गद्दारी इसके द्वारा आज की गई है। जी विनीता, आपके दर्शकों को जानना चाहिए और ढूंढ के इसको पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हम लोग एक अलग से चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है ये। तो सरकार फिलहाल तो खुद ही खतरे में है। जिस तरह से ट्रंप ने नंगा किया सरकार को, $21 मिलियन वोट बढ़ाने के लिए और वोटिंग पैटर्न चेंज करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिए गए। ट्रंप ने कहा कि माय फ्रेंड गॉट दिस $21 मिलियन, ये उसने नंगा कर दिया इनको। और तब से प्रधानमंत्री का मुंह अभी खुला नहीं है, बोल नहीं पा रहे। उसने कहा कि मैंने इस सरकार को एक्सपोज कर दिया है, और तमाम तरह से जिस तरह से इस सरकार को ट्रंप ने एक्सपोज किया है, अभी कोई और देश होता, कोई और देश का प्रधानमंत्री होता, अब तक शर्मिंदा होकर इस्तीफा दे चुका होता और कहता कि मेरे खिलाफ जांच कर ली जाए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बर्बाद हो जाए, देश बदनाम हो जाए, देश का सम्मान गिरवी रख दिया जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन फिलहाल सरकार भी संकट में है, नरेंद्र मोदी भी संकट में है, और ये सारे लोग संकट में हैं। इस वक्त नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से ये लोग अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इन पर मुकदमा कब चलेगा उसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। जी विनीता। सर, सवाल ये उठता है कि परिसीमन वाला मामला जो है वो, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार के दौरान की गई जिसकी जरूरत उस वक्त नहीं थी, जबकि कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुई जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पर ये तो सीधा सीधा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, तो इसे तो वो किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में करेगी। ये भी चर्चाएं हो रही थी लोकसभा चुनाव में जब सीटें कम हुई थी कि इनके सहयोगी इनके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, लेकिन टिके रहे। अब पता लगा कि इस बात के लिए भी अगर मान गए आगे तो नहीं मानेंगे। ये सवाल देखो, वो टिके रहना कि हम आपको मदद करेंगे, बदले में हमको आप इतने हजार इतने लाख करोड़ हमको दीजिए, केंद्रीय मदद करिए, हम अपने प्रदेश का हित देखेंगे, उसके लिए समझौता कर लेना एक अलग बात होती है। लेकिन अपने प्रदेश का हित हमेशा के लिए गंवा देना, ये किसी भी प्रदेश को गंवाना नहीं होगा। अगर उस प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, वहां की जनता उनको उखाड़ करके फेंक देगी कि आपने हमारा सौदा क्यों किया। नरेंद्र मोदी भारत का सौदा कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों का सौदा नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मानता हूं कि 22 तारीख की बैठक बड़ी निर्णायक बैठक होगी। उसके पहले भाजपा सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा, और नहीं हटती है तो भाजपा सरकार को हटना ही पड़ेगा। या तो पीछे हटेगी या फिर हट जाएगी, दोनों में से एक ने कोई रास्ता 22 तारीख को तय हो जाएगा। 22 तारीख बहुत अहम हो जाएगी। इस बैठक के बाद में क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, या फिर तस्वीरें आगे क्या रहने वाली हैं। ये बहुत जी सर। विनीता, हमारा और आपका एक वोटिंग राइट है। भारतीय संविधान के द्वारा हमको एक वोटिंग राइट दिया गया है, वो चाहे बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा हो या बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित हो, वो दलित हो या अगड़ा हो, वो बहुत गरीब हो, फुटपाथ पर सोने वाला हो या महल में रहने वाला हो, सबको एक ही वोट की पावर दी गई है। अगर कोई ऐसा कानून ले आया जाए कि जो जितने करोड़ रुपए का मालिक है उसको उतने करोड़ वोट मिलेंगे, क्या हम और आप बर्दाश्त करेंगे? क्या हम आम जनता, हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि हम अगर 50,000 रुपये कमाते हैं, हमारे वोट की वैल्यू 50,000 होगी, और अंबानी अगर 500 करोड़ रुपया महीना साल कमाता है, उसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ वोट की होगी? क्या ये बर्दाश्त करेंगे? जैसे ये हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे ठीक यही फार्मूला इन प्रदेशों पर लागू हो रहा है। और ये सजा किस बात की मिल रही है? उन प्रदेशों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया है, ह्यूमन इंडेक्स पर अच्छा काम किया है, वहां की जनसंख्या
एक लिमिट के भीतर बनी हुई है, और जहां पर जनसंख्या का विस्फोट है, पैदा करते चले जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, उनको किस बात का लाभ मिले कि वो देश की व्यवस्था को बिगाड़ दिया उन्होंने? क्या देश के सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया? देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसके दर को बिगाड़ने का काम किया उन्होंने? देश की व्यवस्थाओं में जो कम जनसंख्या रहने पर अच्छाई हो सकती थी उसको बिगाड़ने का काम किया? क्या इसका पुरस्कार मिलना चाहिए उन प्रदेशों को जिनकी जनसंख्या ज्यादा है? ये तो उल्टा है एक दूसरे का। पुरस्कार तो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने नियंत्रण किया है। जी विनीता। जी सर, अफसोस की बात यह कि ये जनसंख्या से पैदा होने वाली तमाम परेशानियों पर किसी का ध्यान नहीं है, बल्कि इन जनसंख्या के बढ़ने से फायदे और नुकसान की जनता में ये नेता इस वक्त लगे हुए हैं। काश ये होता कि बेरोजगारी के मुद्दों पे भी सोच रहे होते, बदनस्पत इस बात के कि उनकी सीटें कितने बढ़ रही हैं ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। चलते चलते एक बात खत्म करता हूं। अमेरिका में विनीता जब एआई आया तो एआई के कारण बहुत सारे जो नौजवान वकील थे उनका कारोबार घट गया, क्योंकि एआई केस तैयार कर दे रहा है, एआई दवाइयां बता दे रहा है, बहुत सारी चीजें कर दे रहा है। भारत का सबसे ज्यादा रोजगार सर्विस सेक्टर में है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा, बड़ी चुनौती आने वाली है एआई के द्वारा। लेकिन क्या आपको एक बार भी दिखा कि केंद्र सरकार इन मामलों को लेकर कहीं चिंतित है? चीन के कब्जे को लेकर चिंतित है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी को लेकर चिंतित है, सबसे बड़ी महंगाई को लेकर चिंतित है। इस दौरान जिस तरह से शेयर बाजार डूबा और करीब 100 लाख करोड़ लोगों के डूब गए, क्या उसको लेकर के सरकार कहीं कोई चिंतित है? क्या कोई चिंता, किसी तरह की चिंता आपको नजर आई अभी तक किसी भी मामले में? और ये सारे जो डूब रहे हैं ये हिंदू हैं। इन हिंदुओं के लिए क्या आरएसएस आपको कोई चिंतित दिखाई पड़ी आज तक कभी? इन परेशानियों में आरएसएस कुछ बोलती हो कि हिंदुओं के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या आरएसएस ने ऐसा कुछ बोला? ये बहुत ही दोगले टाइप के लोग हैं। ये हमेशा से गद्दारी इन्होंने की, आजादी की लड़ाई से लेकर के, और आज तक भी मानवता के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और देश की आवाम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, और देश को इस बर्बादी की हालत में छोड़कर जा रहे हैं कि नई सरकार आएगी भी तो उसको बहुत समय लगेगा इसको ठीक करने में। जी विनीता। जी सर, कुल मिलाकर के ये बड़ी चिंता का विषय है। राजनीतिक पटल पे देखें, आम जनता के जीवन को देखें, जनसंख्या एक बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है। वो नेता उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जनता को चिंता नहीं है कि उनकी जनसंख्या से कितनी तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।